प्यारे बच्चों नमस्कार। ये रहा बिहार बोर्ड के द्वारा 26 सितंबर के दिन जो विज्ञान का परीक्षा होने वाली है प्रथम पाली में, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। आइए आपको बताते हैं कि इसका बिल्कुल सही सही जो उत्तर होगा वह क्या होगा, इसका पीडीएफ के रूप में इसे कैसे प्राप्त करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको लिखा गया है कि सेकेंडरी मंथली एग्जामिनेशन सितंबर महीना का, जो कि आपका यह 1.5 घंटे की पेपर हो रही है। और साइंस में भी आपका जो है 30 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और 30 में से आपको मात्र 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। सबसे पहले तो जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी पता चल जाए और वो भी अच्छे से इसका आंसर कर पाए। फटाफट से आइए इसकी हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और एक बहुत अच्छी आपके लिए सरप्राइज भी है। और साथियों मैं बता दूं आपको कि अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, यानी कि व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं किया ना, तो जल्दी से कर लीजिएगा। कैसे करना, कैसे डाउनलोड करना, सब कुछ आपको बढ़िया तरीके से बताने वाले हैं। पहले ध्यान से देखिए, यहां पे बताया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक आपको प्रश्न दिए गए हैं, जिसके 4 विकल्प हैं। इसमें से मात्र 25 प्रश्न का आपको जवाब देनी है और इस तरीके से आपका 25 नंबर का ये और 25 नंबर का सब्जेक्टिव, यानी कि 50 नंबर का आपका पेपर हो रहा है। साथियों सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, मेरे पास जो पेपर आया है उसका पेज जो है वो अच्छा खासा नहीं था, मैंने बहुत कोशिश की अच्छे से करने के लिए। कोई नहीं साथियों, मैं पढ़ रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा, वैसे तो आपको स्पष्ट दिख ही नहीं होगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से हो जाती है, क्या चीज होती है? तो साथियों वो अविलंब से दूर हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी जो होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। मैं चाहता हूं कि साथियों आप लोग पहले से भी जवाब, मतलब मेरे से पहले से जवाब दें, मतलब मैं बता रहा हूं उससे पहले आप कमेंट जरूर किया करें, जिससे आपका रिवीजन हो जाए, आपको भी अंदाजा लगे क्या इसका उत्तर पता है या नहीं है। और आपको परेशानी हो रही है क्या इस सभी क्वेश्चन में, तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन इस चैनल पे आपको पढ़ाया गया है। बहुत खुशी की बात है ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है? तो साथियों वो घटता है। क्या होता है? घटता है। ये सारा का सारा क्वेश्चन इस चैनल पे पढ़ाया गया है। अगर आप और कहीं पढ़ रहे हैं तो क्या इसका जवाब दे पा रहे हैं? आपको पता क्या चल रही है, आपको खूब अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पे आपकी कमी हो रही है। उस कमियों को साथियों दूर करिए। और एक सबसे बड़ी सरप्राइज है, मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे तो काफी सारे बच्चों को, लाखों बच्चों को पता ही है। कह रहा है अगला प्रश्न, पहले ध्यान से देखिए कि दाढ़ी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त क्या है? अब देखो कितने घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे आप लोग जानते थे कि दाढ़ी बनाने वाले में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामती दर्पण में तो अवतल का प्रयोग किया जाता था। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया गया कि दाढ़ी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के लिए कौन सी शर्त है? वो शर्त है साथियों इसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी होनी चाहिए, यानी कि बड़ी वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब साथियों। और मैं बता दूं आपको कि 1 अक्टूबर से यही सब आपका मात्र 3 महीना पेपर है, यानी ऐसा समझिए तो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद से तो आपका जनवरी फरवरी में तो एग्जाम ही है। आपका एडमिट कार्ड आने लगेगा, आपका सेंटर कहां जाएगा उसको देखने जाइएगा, रूम ढूंढने जाइएगा, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो तो छोड़ ही दो उसको। मतलब 3 महीने में है, टॉपर की तैयारी करनी है, तो अक्टूबर महीने से सबसे सुनहरा मौका मैं लेकर के आ रहा हूं रात्रि 8 बजे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आपको पता है कि बिहार के सबसे बड़ी टीम के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिए और तैयारी में लग जाइए साथियों। देखिए कितनी जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? वो कहलाता है वर्ण विक्षेपण। देखो जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कितने घुमा करके कितने मस्त प्रश्न पूछे जा रहा है। और काफी सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो आप गलती कर रहे हैं, इसी को सुधारना है। अगले 3 महीने हमारे साथ दीजिए और देखिए अगर आपको टॉपर नहीं बना के छोड़े तो फिर कहिएगा कि मंटू सर क्या कह रहे थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे साथियों कह रहा है कि कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो कांच के अवतल लेंस की वायु में जो शक्ति होती है साथियों वो ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें। क्या आपने क्लास को लाइक कर दिया है? तो जल्दी से कर दिया करो, अगर नहीं किए हो तो कर दियो तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरी ऊर्जा पूरी एनर्जी के साथ दिन रात जो लगे ना यही खुशी है यार। और कमेंट अच्छा खासा किया करो कि हाँ सर कैसा लगता है क्लास। चलो अगला है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है।
उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग जानते हैं, फटाफट से बता दो। तो हमेशा क्या होता है, वो आपका राइट जवाब हो जाएगा कि सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो हम लोग का प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि किसी लेंस के आवर्धन का अस्थायी मात्रक निम्नलिखित में से क्या है। और ये जो क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था आपके एग्जाम में, जब पूछा गया था 2021 में शायद पूछा गया था, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, बच्चों ने काफी गलती किया था। तो साथियों याद रखना कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी कि यह मात्रक विहीन होता है। किसी लेंस के आवर्धन का अस्थायी मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, यानी कि मात्रक विहीन होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। देखो एक होता है अभिसारी लेंस, एक होता है अपसारी लेंस। माफ कीजिएगा, एक अभिसारी जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग उत्तल कहते हैं, और अपसारी को हम लोग अवतल कहते हैं। ठीक है, अभिसारी को उत्तल, अपसारी को अवतल। तो इसमें क्या है, अपसारी, अपसारी को अवतल लेंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का कि सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा, कनकेव लेंस हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन हम लोग का सी नंबर जो दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करें, बिल्कुल सर चर्चा करते हैं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करो। अब कब करोगे, समय तो बहुत नजदीक आ गया है। हो चुका आगाज रण का, बिहार बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। अब सिक्का उछल चुका है साथियों, हेड भी आपका होना चाहिए, टेल भी आपका होना चाहिए। कैसा भी क्वेश्चन पूछे साथियों, आप उसका जवाब दे करके ही आएंगे और दिखा देंगे कि हाँ हम में भी कुछ है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशालक शीशा होता है। विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है वो क्या होता है। कई बार क्या आता है कि विशालक शीशा की जगह मैग्नीफाइंग दे देता है, और आप ये कहते हैं ये क्या है। तो देखो यहाँ पे इंग्लिश नाम वो है और हिंदी नाम होता है विशालक। तो विशालक शीशा जो होता है वह उत्तल दर्पण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई नंबर बिल्कुल ही सही जवाब। अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे कम होता है, ये बता देनी है। तो कांच के प्रिज्म में किस रंग का सबसे विचलन न्यूनतम होता है, वो है आपका लाल रंग का, रेड का, लाल का। ये हर जगह तो क्या है, लाल जब दिखाई देता है बहुत दूर से आप इसको देख सकते हैं, इसका विचलन बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका किसमें, सिग्नलों में प्रयोग किया जाता है, और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आया है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। भाई साहब ये तो मैंने भी बताया, मनीष सर ने भी बताया, काफी ज्यादा बार क्वेश्चन को बताया गया है। लवण कौन है, NaCl या फिर K2SO4। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऑप्शन रहेगा ना, या तो NaCl रहेगा नहीं तो K2SO4 ऑप्शन में रहेगा। आप बिना सोचे समझे फटाफट से OMR सीट पे टिक करके चले आना, मजा आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। भाई साहब विस्थापन के बारे में तो बड़ा बढ़िया तरीके से समझाए थे। विस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे का स्थान पे आप अपना स्थान कब्जा कर ले, आप वहां पे हो जाए। यानी कि जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं ना, ऐसे एग्जांपल दिए थे कि जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं और आपकी सीट पे कोई बैठ गया है ना, ये सब हम लोग किए हैं बहुत ज्यादा, तो आप क्या करते हैं, वो कमजोर रहता है तो उसको आप हटा देते हैं, है ना, और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेते हैं। तो उसी तरीके से होता है विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या करता है कि अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। ये होती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। तो यहां से देखो तो क्या होगा, और यही मैंने एग्जांपल आपको समझाई थी कि देखो यहां पे Fe+CuSO4 है, यानी क्या कर रहा है, देखो Fe जो है यानी कि लोहा जो है, आयरन जो है, कॉपर को क्या कर दे रहा, कह रहा है कि तुम यहां से भाग जाओ, हट जाओ, और मेरा जो दोस्ती है वह SO4 से हो गया है, यानी कि यह बन जाता है FeSO4 प्लस Cu को बाहर कर देता है। कहता है कि तुम अब अलग रहो, मैं पहले अलग था लेकिन जब Cu साथ में आया है तो इसके साथ मैं जुड़ जाऊंगा, अब तुमको कोई जरूरत नहीं है, तुम बाहर चले जाओ। तो ये आपका क्या है, आपका ये विस्थापन अभिक्रिया है। यानी विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा है, क्या लिखेगा, जब कोई तत्व किसी यौगिक से अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा करके उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होता है Fe+CuSO4 से बनेगा FeSO4+Cu। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत चीज हम लोग ने समझ लिया। चलो एक बार लाइक करो, शेयर करो, चलो दबा करके शेयर करो साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भूसा हुआ चूना का रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है। कह रहा है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एस्केल लाइम इज, क्या होगा।
आपको यहां से 4 ऑप्शन दिया गया, भुजा हुआ चूना का आपको रासायनिक सूत्र क्या बतानी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा CaOH का जो होल्टवाइज होती है ये आपका भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर पूछा गया है, मात्र 30 क्वेश्चन पूछी गई है और 30 क्वेश्चन में मात्र आपको 25 क्वेश्चन का जो है वो बढ़िया तरीके से जवाब दे करके चले आनी है और ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी आपको करके आनी है। 25 अंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कि 2N जिंक मतलब 2Zn प्लस O2 से बनेगा 2ZnO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बता देनी है। साथियों ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या दिख रहा है, Zn प्लस O2, इसमें क्या है देखो जिंक पहले है और जिंक जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो ZnO का निर्माण कर रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है, जिंक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, लेकिन पहले ऑक्सीजन यह नहीं था। तो जब जिसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। अभी इसके पहले मैंने महामैराथन की क्लास ली थी, उसमें भी यह बात का जिक्र किया था कि वह ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी कि उपचयन की क्रिया कहलाती है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, और जिसमें उपचयन का मात्रा ये होती है कौन, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा बढ़े यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही जवाब। ठीक है, देखो ए का बी का सी करने से कुछ फायदा नहीं है। अगर ये देखो मंथली एग्जाम में आपकी जांच परीक्षा है तो कैसा भी क्वेश्चन पेपर है, वो कैसा भी क्वेश्चन आया है, ये नहीं कि ए का बी कर लो और फटाफट से करके, नहीं, समझ जाओ कि क्या होता है, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन तो फाइनल में पूछा जाएगा। ये कहीं उधर उधर तो थोड़ी रहा है, ये खुद बिहार बोर्ड ने सेट किया है क्वेश्चन, ये हम लोगों के द्वारा या किसी शिक्षक के द्वारा नहीं सेट किया गया। यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही लेवल टॉप क्वेश्चन है। जल्दी से जवाब बता दो फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब करो एक बार जोरदार तरीके से, और हाँ व्हाट्सएप पे चैनल पे फॉलो नहीं किया ना, व्हाट्सएप चैनल एक आया है तो व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ जाओ, वहां पे पीडीएफ नोट सारी चीजें मिल जाएगी। और 1 अक्टूबर से भूलना मत साथियों, 1 अक्टूबर से रात्रि 8 बजे जुड़िए और बेहतर तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, चलिए एक वीडियो आएगा अक्टूबर महीने से कैसे तैयारी करें, उसमें आपको सारी चीजें बता देंगे कि अक्टूबर महीने से तैयारी करके आप बोर्ड परीक्षा में 90-95% अंक कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे टॉपर बनेंगे। बहुत जल्द वो क्लास भी अपलोड, वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ कह रहे हैं कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह आपका उपचयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया होती है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। भाई साहब संतुलित समीकरण एक होता है असंतुलित समीकरण, जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणु में तत्वों की जो संख्या होती है अगर आपस में बराबर है, अगर सेम है तो वह संतुलित समीकरण हो गई, अगर वह आपस में बराबर नहीं है तो वह असंतुलित समीकरण हो जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं के जो तत्व की जो संख्याएं हैं वो आपस में बराबर नहीं है, वो कौन है। तो कहोगे कि देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसमें हाइड्रोजन 2 है और इधर भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन केवल 1 है, यानी कि यहां पे देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या 2 लेकिन इधर 1 हो जा रही है। यह संतुलित समीकरण नहीं है, यानी कि असंतुलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि जो CO2 है वो जब जल से अभिक्रिया करेगा, जब H2O से अभिक्रिया करेगा तो वह निर्माण करेगा कार्बोनिक अम्ल का, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर जो होगा वह सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आया। तो क्या गलती करके आओगे आज के बाद से, नहीं सर कभी गलती करके नहीं आएंगे। और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना, क्योंकि बहुत आस लगा के बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत ही बेहतर करेगा इस वर्ष, क्योंकि वो कितने कड़ी मेहनत करते हैं, एक एक रुपए कितने जुटाते हैं। हम गरीब परिवार से हैं, किसान के बेटे मजदूर के बेटे हैं, हमको पता है कि कितनी कठिन परिस्थिति में कैसे हम लोग के पास वो कैसे भी करके वो पढ़ने के लिए भेजते हैं। और वह यही वह समय है जब आप अपने हाथों से अपने कलमों से भविष्य लिखने जाइएगा, आपके साथ कोई नहीं जाएगा, जितना जबरदस्त लिखिएगा आपका भविष्य उतना ही शानदार होगा। तो फाइनल परीक्षा में अब दिन दूर नहीं है जब आपको बैठाया जाएगा काफी लाखों बच्चों के बीच में, और उसमें से आपको पहचाना जाएगा कौन ऐसे बिहार के लाल हैं जो करते हैं कमाल। तो साथियों अब से कमर कस लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्लास को जरूर देखा करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ताजा तेल को बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है।
साथियों, यानी आप चिप्स वगैरह जो खाते हैं, देखो क्वेश्चन को फिर से घुमाया गया है, आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है, कहीं स्कूल कोचिंग आप ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ते हैं वहां पे डायरेक्ट यही बताया जाता है कि क्या कि तेलीय खाद्य पदार्थों को अधिक दिनों तक बचाए रखने के लिए कौन से गैस से प्रभावित किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस। लेकिन यहां पे उसी क्वेश्चन को थोड़ी सी घुमा के क्वेश्चन कहा है कि किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग होता है। देखो क्वेश्चन वही है लेकिन कहने का तरीका केवल अलग है, तो इसे समझना जानना बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर सही जवाब। अगला देखो, कह रहा है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे ज्वलन तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन तापमान, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या ये सारे क्वेश्चन अभी तक आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे थे? क्या जानकारी थी? क्या उन शिक्षकों ने आपको ये सारी चीजें पढ़ाया था, या आप कभी क्वेश्चन किताब में देखा था? अगर नहीं देखे तो समझिए कि कमी है, सुधारिए, अभी मौका है। ये बोर्ड द्वारा जो ये दिया जा रहा है ना, ये समझिए आपके लिए रामबाण है, ताकि आपको पता चल जाए कहां सही पढ़ाई हो रही है, कहां हमको क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है ना, ये ध्यान देना। और बात करने से ज्यादा जहां पे बातें होती है, बात करने से कुछ फायदा नहीं है। हम लोग का एकदम एग्जैक्ट जो है ना क्वेश्चन पे ध्यान देनी चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में किसका पीएच जो है सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? किसका पीएच जो है ना वह क्षारीय श्रेणी में होगा, यानी कि कह रहा है इसमें किस सबसे, यानी कि पीएच मान किसका ज्यादा है। देखो घुमा के फिर क्वेश्चन कहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका पीएच मान जो है वह सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। यानी कि क्षारीय श्रेणी क्या होता है? जिसका 7 से अधिक पीएच मान होता है। तो इसमें किसका पीएच मान सबसे ज्यादा होगा? तो आंसू का, जो आंसू होता है ना उसका पीएच मान ज्यादा होगा। दूध का, पीत रस का और पसीना से आपका क्या होगा, यानी कि पीएच मान जब ज्यादा होगा यानी कि वह क्षारीय होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। आप सभी जानते हैं अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का मान 7 के बराबर होता है। ओके डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम सभी का, वो क्वेश्चन देखो कितनी जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन पूछी गई है ना। डन है ना इतना। चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है ना, कट नहीं ना रहा है साइड से, चलो अच्छी बात है। अंडाणु निषेचित होता है भाई। अंडाणु किस में निषेचित होता है? ये देखो बहुत बार, एक बार हम भी पढ़ा रहे थे, इसमें मिस्टेक हो गया था मेरे से, है ना। तो इसमें देखो अंडाणु जो निषेचित होता है वो फिलोपियन नलिका में होती है। ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर होगा। ध्यान से पढ़ना, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें अंडाशय ने तो योनिटी कर देते हैं, ठीक है, तो वो नहीं होगा। फिलोपियन नलिका में होती है। अंडाणु निषेचित किस में होता है? तो फिलोपियन नलिका में होती है, याद कर लीजिएगा। अगला है कि द्विखंडन पाया जाता है भाई साहब, द्विखंडन। तो देखो इसमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? कई बार आपको बताया गया, देखो द्विखंडन की जो है ना वो आपके जीवाणुओं में जो है ना द्विखंडन पाया जाता है ना, यानी कि टूट करके बनना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? देखो कितनी जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन ऑफ एज बर्थ हार्मोन। कह रहा है कि बर्थ हार्मोन जो है वह किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका राइट जवाब हो जाएगा कि ऑक्सीटोनिस जो होता है उसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, ऑक्सीटोनिस को, यानी ऑप्शन हो जाएगा हम सभी का सी नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत बार आपको बताया गया है, काफी आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि कुटपाद पाया जाता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है आपको ये बतानी है फटाफट तरीके से। साथियों जो कुटपाद है वो आपके अमीबा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया यार? नहीं किया तो जल्दी से करिए, फटाफट से चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिए, और 1 तारीख को भूलना नहीं है, जरूर जुड़ना है रात्रि 8 बजे से। आपकी होगी जबरदस्त शानदार तैयारी। एक हम वीडियो अपलोड करेंगे कि अक्टूबर महीने से कैसे तैयारी करेंगे, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको हम उसमें सारी चीजें समझाए होंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों, पीडीएफ के रूप में इसका आंसर डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आकर के सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे पहुंच जाना है। जैसे पहुंचेगा सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को व्हाट्सएप से जुड़ जानी है, जिससे कि जैसे ही आपको पीडीएफ होगा व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा और यहाँ पे लिंक भी आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो जैसे आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आएगा
आएगा फॉलो करने के लिए, तो आपको यहाँ पे फॉलो पे क्लिक करके और फटाफट तरीके से फॉलो कर लेनी है। जैसे यहाँ पे मैं फॉलो कर लेता हूं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करके इसे ऑन कर लेनी है। और ऑन करने के बाद से साथियों आपको यहाँ पे जो पीडीएफ चाहिए, जैसे कि अगर आप 9th के हैं तो 9th के और 10th के तो 10th वाले पे आपको जैसे ही आप इस पे क्लिक करिएगा ना तो देख सकते हैं यहाँ पे फटाफट तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम ओपन हो जाएगा। अब जो भी सब्जेक्ट का आपको प्राप्त करना है, जैसे कि मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, जैसे जैसे मेरे पास आते जाएगा आंसर वैसे वैसे आपको अपलोड हो जाएगा। तो हिंदी और संस्कृत को तो अभी इसमें अपलोड हो चुकी है और इसके बाद जो भी है वो सारा का सारा अपलोड हो जाएगा। तो जल्दी से आइए डाउनलोड करिए, शेयर करिए फटाफट से। प्रश्न कह रहा है कि किस पौधों में रंध्र जो है अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि नहीं होते हैं, या आपको यह बताना है। 4 ऑप्शन है, यहां से आपका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नागफनी जो है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें केवल रात में उपस्थित होते हैं लेकिन दिन में उपस्थित नहीं होते हैं, है ना। तो यानी कि इसका जो है हाइड्रला ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो आप नागफनी फिटिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। खुला भाई प्रसंचरण तंत्र की बारे में बात की जा रही है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि आपका खुला प्रसंचरण तंत्र किसमें पैदा है, तितली में। देखो यहाँ पे कॉकरोच ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि कॉकरोच आपने बार बार पढ़ा है और कॉकरोच ऑप्शन ज्यादातर रहता है, लेकिन यहाँ पे कॉकरोच की जगह तितली दे दिया है कि खुला प्रसंचरण किसमें पाया जाता है, तितली में या फिर कॉकरोच, जो भी हो ऑप्शन आप टिक कर दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। जो पौधों में फ्लोएम होता है उसको किसके लिए उत्तरदायी होता है आपको ये बताना है। अभी मैंने महामैराथन की क्लास कराई थी, उसमें मैंने बता दिया आपको कि जाइलम का क्या उत्तरदायी होता है, पौधों में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए, और उसी समय मैंने समझा दिया था कि फ्लोएम। देखो क्वेश्चन भी आ गया। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा कि भोजन के वहन के लिए। मैंने बताया था कि जाइलम जो होती है वो नीचे से मिट्टी तथा जल तथा खनिज लवण को क्या करती है, उसे खनिज लवण को शोषित करके पेड़ के प्रत्येक भागों में पत्तियों तक पहुंचाती है, जहां पे भोजन बनता है। और भोजन बनने के बाद जब पूरी तरीके से वो पेड़ के पौधों में जब वो चला जाता है, उसे आपका फ्लोएम का कार्य करता है, यानी वो हो जाएगा आपका फ्लोएम। यानी कि भोजन का संवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। जल का और खनिज लवण का कौन करता है, तो जाइलम करता है। यहाँ क्या पूछा है, फ्लोएम के लिए, तो हो जाएगा भोजन, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। वैसे तो 25 ही क्वेश्चन आपको बनाना है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है सर, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन तो आपको फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण क्या है। भाई साहब उभयलिंगी जीव का आपका उदाहरण बतानी है, तो उभयलिंगी जीव कौन हो जाएगा, जो हाइड्रा हो जाएगी वो आपका उभयलिंगी जीव हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर जो है वो आपका बिल्कुल ही सही जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में, तो आप सभी जानते हैं कि जो नौजवान पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं, स्त्रियां होती हैं, उनमें 32 दांत होते हैं। यानी आप क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। बार बार बोला जाता है आपके 3200 दांत तोड़ देंगे, तो याद करना इस कहावत से भी, इस मुहावरे से भी कि 3200 दांत होते हैं, यानी कि 32 दांत होते हैं। 3200 का मतलब 3200 नहीं 32, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सब्जेक्टिव के लिए आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन कि शुक्राणु कोशिका होते हैं, शुक्राणु कोशिका। तो साथियों शुक्राणु जो कोशिका होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। और ये मैं बता दूं कि ज्यादातर क्वेश्चन आपके 9th से टच कर रहा है, मैं अगर चर्चा करूं इस बात की तो। साथियों अब मैं बात करता हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो ये रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कौन कौन सा क्वेश्चन सा सब्जेक्टिव में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। अब देखो प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, इसे याद करना बहुत जरूरी है। इसका पीडीएफ में दे देता हूं, लिख करके पीडीएफ ग्रुप में ले लेना। अगला, या फिर इसके बाद में पीडीएफ अगर कमेंट करोगे कि सर इसका जो है सब्जेक्टिव वीडियो का पार्ट भी बना दीजिए आप, तो मैं बना दूंगा। जल्दी से कमेंट करो फटाफट से कि सर सब्जेक्टिव भी चाहिए वीडियो के रूप में, तो वीडियो आपके फटाफट से अपलोड हो जाएगी। वैसे मैं पीडीएफ के रूप में भी दे देता हूं। तो प्यारे बच्चों पीडीएफ के रूप में इसका आंसर डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आकर के सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे पहुंच जाना है। जैसे पहुंचेगा सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को व्हाट्सएप से जुड़ जानी है, जिससे कि जैसे ही आपको पीडीएफ होगा व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा और यहाँ पे लिंक भी आपको सबसे पहले मिल जाएगा
जाएगा। तो जैसे आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आएगा फॉलो करने के लिए। तो आपको यहाँ पे फॉलो पे क्लिक करके और फटाफट तरीके से फॉलो कर लेनी है। जैसे यहाँ पे मैं फॉलो कर लेता हूं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करके इसे ऑन कर लेनी है। और ऑन करने के बाद से साथियों आपको यहाँ पे जो पीडीएफ चाहिए, जैसे कि अगर आप 9th के तो 9th के और 10th के 10th के, तो 10th वाले पे आपको जैसे ही आप इस पे क्लिक करिएगा ना तो देख सकते हैं यहाँ पे फटाफट तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम ओपन हो जाएगा। अब जो भी सब्जेक्ट का आपको प्राप्त करना है, जैसे कि मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, जैसे जैसे मेरे पास आते जाएगा आंसर वैसे वैसे आपको अपलोड हो जाएगा। तो हिंदी और संस्कृत को तो अभी इसमें अपलोड हो चुकी है और इसके बाद जो भी है वो सारा का सारा अपलोड हो जाएगा। तो जल्दी से आइए डाउनलोड करिए, शेयर करिए फटाफट से। अगला है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर को स्पष्ट करिए, और सोशल साइंस की भी पेपर मिल जाएगी, उसका भी ऑब्जेक्टिव जो भी है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? इसका कारण बताइए। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल क्यों होता है? इसका कारण बताइए। रासायनिक समीकरण क्या है? एक उदाहरण देकर के समझाइए। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करिए। इसी तरीके से तमाम ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, तो मैं ये सारा क्वेश्चन का पीडीएफ वगैरह मैं आपको दे देता हूं, समझा देता हूं। तो साथियों अब आपको ध्यान से सुनिए कि कैसे मिलेगा। मैं मिलता हूं इसी तरीके से कमाल वीडियो के साथ अगले वाली नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़िए हमारे साथ और बेहतर तैयारी करिए। अब काफी कम समय बचा हुआ है आपके पास।